नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं लंदन में हूँ। आप जानते हैं कि नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि विनय शुक्ला ने जो फ़िल्म बनाई है व्हाइल वी वॉच्ड, जिस फ़िल्म की कहानी मेरे आसपास और भारत के मीडिया के भीतर के हालात के बारे में घूमती है, वो फ़िल्म लंदन और पूरे यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हो रही है। तो उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अपने हिंदी के उन दर्शकों के लिए उस शहर के बारे में कुछ बताऊं, बताने से ज़्यादा दिखाऊं, ताकि आप भी अपने शहर से तुलना कर सकें। ज़रूर यहाँ आने का सपना पालिए, लेकिन एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ हैं इसका भी गलत आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए कि वही सबसे अच्छा है। इसलिए पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी बातों को जमा कीजिए, अपनाइए और अपनी भी अच्छाई पूरी दुनिया को दीजिए। यहाँ जब मैं सुबह इन इलाकों में टहल रहा था तो खाली सड़क के बीच एक लोमड़ी दौड़ी चली जा रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जिस लंदन की ख्याति दुनिया के सबसे अर्बनाइज्ड शहरों में है, इसका चप्पा चप्पा शहरी हो चुका है। बल्कि पूरा ब्रिटेन एक तरह से शहरी समाज माना जाता है। गांव भी यहाँ के शहर की तरह लगते हैं। उसके सबसे बड़े केंद्र लंदन में लोमड़ी दौड़ रही है। तब फिर हमने सर्च किया तो पता चला कि इस लंदन में सिर्फ लाल रंग की बसें और टैक्सियां भी ही नहीं, 10,000 लोमड़ियाँ भी हैं। और 2013 में क्या हुआ था कि एक लोमड़ी ने एक बच्ची की उंगली काट ली। बड़ा हंगामा मचा। उस उंगली को वापस सर्जरी के ज़रिए तो अपनी जगह पर लगा दिया गया। लेकिन तब बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर थे और उन्होंने कहा था कि ये लोमड़ियाँ बहुत प्यारी हैं, इन्हें देखकर दिल गुदगुदाता है, मगर इनसे सावधान भी रहने की ज़रूरत है। ये वही बोरिस जॉनसन हैं जो आगे चलकर मेयर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे पार्षद हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी पार्षदी में ही ख़त्म हो जाती है। तो खैर, बोरिस जॉनसन कोई बहुत शानदार कैरेक्टर नहीं है। इन्होंने झूठ बोला था, संसद में पकड़े गए थे और इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में आप आधिकारिक रूप से भी झूठ बोल सकते हैं, इस्तीफ़े का संकट नहीं आता है। तो हम उस लंदन के बारे में आपको इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं। मेरी बातों से ज़्यादा आप इस शहर को देखिए और महसूस कीजिए। मेरी बातों में हो सकता है कि आपको कुछ बड़ी बात नज़र ना आए, लेकिन आप एक फ़िल्म के तौर पे इसे पूरा देखिए तो आप समझेंगे कि ये शहर क्यों दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोगों को आकर्षित करता है। इस शहर का इतिहास दुनिया के अलग अलग देशों से जुटाए गए संसाधनों और उनके शोषण से भी बनता है। वहाँ से जो अकूत पैसा आया, उस पैसे ने इस शहर को महानगर के रूप में बना दिया। आबादी बहुत ज़्यादा है, मगर इस शहर ने कभी उन लोगों को बाद में मौका भी दिया, अफसोस भी जाहिर किया कि हमने औपनिवेशिक जगहों पर, पश्चिम के कई देशों ने ऐसा किया है, इस तरह का शोषण किया है। उन्होंने प्रायश्चित किया है, माफ़ी मांगी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भारतीय, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के लोग आते हैं और अरबों रुपए की ज़िंदगी उन्होंने बनाई है, कामयाबी हासिल की है, दुकानें खोली हैं, कंपनियां चलाई हैं, होटल खोले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये शहर औपनिवेशिक लोगों, देशों से आए हुए लोगों को समान अवसर नहीं देता है। वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मगर हमें इस इतिहास को एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम बदला ले रहे हैं, लुटियन ने जो इमारत बनाई है उसको तोड़ दें या उसके सामने कोई ऐसी इमारत बना दें जिससे वो नज़र ही ना आए। लंदन ये कहता है कि जैसा भी है, इतिहास रहा है, हम वर्तमान में उसे आपके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि जो बातें आप किताबों में पढ़ें, शहर में चलकर आप उसे देख सकते हैं। तो ये वो लंदन है। मैं चाहता हूँ कि अगले 28 मिनट में आप उसे ज़रूर देखिए। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, और ये हमारा YouTube चैनल है, इसे आप ज्वाइन भी कीजिएगा। नहीं भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। जैसा कि मैंने पेरिस से भी आपको बताया था कि मुझे सुबह के वक्त शहर को खाली देखना बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त मैं लंदन में हूँ और ये पिकेडली सर्कस के आसपास का इलाका है, यहाँ पर हूँ और सुबह के 5:10 हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ से इस शहर को चाहता हूँ कि आप महसूस करें जब ये खाली होता है। और आप देखिए कि इसकी सड़कें किस तरह से दिखती हैं, मोहल्ला किस तरह से दिखता है इसकी दुकानें, लोग आते जाते। शहर को देखने का ये भी एक अच्छा खासा वक्त होता है, जहाँ आप होते हैं, शहर होता है और कुछ लोग होते हैं, चलते फिरते रहते हैं।
तो पता चलता है कि इन शहरों ने किस तरह से अपने आप को विकसित किया है, बना कर रखा है, बचा कर रखा है, ताकि आप इसके किसी भी कोने से गुज़रें तो ये अच्छा लगे, दर्शनीय लगे और आप सैलानी बनकर इसका लुत्फ़ उठा सकें। निश्चित रूप से इसके भीतर की जो ज़िंदगी है वो बहुत तरह के उलझनों से भरी होगी। कोई जल्दी भाग रहा होगा इन गाड़ियों में, किसी का टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा, किसी की नौकरी का आखिरी दिन होगा। तो इस शहर में भी वही चिंताएं हैं जो दिल्ली शहर में हैं, लेकिन फिर भी अपनी ऐतिहासिकता को बचाकर इस शहर ने किस तरह से रखा है ये सब तो हम देख ही सकते हैं। जो हम आए दिन विकास के नाम पर तोड़कर मॉलनुमा बना देते हैं, या फिर उन्हें बनाने में इन शहरों को देखने का जो अनुभव रहा है वो भी शामिल होता है कि हम भारत को या उसके किसी हिस्से को तोड़कर चमकदार बना दें, नया बना दें। हमने अपने शहरों में ना तो पुरानी चीज़ों को ढंग से सहेजा है, बरकरार हैं ज़रूर हमारे यहाँ भी, लेकिन इस तरह से शहर व्यवस्थित नज़र नहीं आता है। आप देखिए तो इन सड़कों को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये वो डबल डेकर वाली बस है जो हमारे देश में बंद हो गई, लेकिन यहाँ पर खूब चलती है, लोग खूब इसका इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से कारों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आती है, लेकिन वो बहुत कम है। बसें लेकिन बहुत ही नियमित तरीके से यहाँ पर देखी जा सकती हैं, आते जाते चलती फिरती बसें। और इस वक्त ये सारी जो दुकानें हैं इन्हें देखकर छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हर किसी के बस की बात तो नहीं कि इतनी महंगी चीज़ें आप ख़रीद सकें। एक से एक ब्रांड है यहाँ पर और पैसा काफ़ी है, और इस पैसे के पीछे का कारण बहुत ऐतिहासिक है। सदियों तक इस देश ने कई देशों को उपनिवेश बना कर रखा, वहाँ के संसाधन यहाँ पर आए और इस देश ने औद्योगिकरण भी खूब किया। ये वो देश है जो फ्रांस के साथ साथ, बेल्जियम के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का अगुआ बनता है और शुरुआती फ़ायदा मिलता है। उस औद्योगिक क्रांति में हम सभी एशियाई मुल्क के लोग, अफ्रीकी मुल्क के लोग संसाधन बनते हैं, ज़रूरी पहली पूंजी बनते हैं इनके लिए, पैसे के रूप में, श्रम के रूप में और प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। लेकिन उसके बाद कई तरह की वित्तीय गतिविधियां इस शहर में आप देख सकते हैं, जानते भी हैं। और बाकी आप इतिहास की किताबों से ज़्यादा पढ़ें तो बेहतर है। गूगल सर्च ना करें किसी शहर के बारे में, नहीं तो वही वो 10 या 20 दिलचस्प बातें आपको मिलती हैं। आपको लगता है कि आप जानते हैं मगर कम जानते हैं। अक्सर लोग जब किसी शहर में आते हैं सुबह के वक्त को छोड़ देते हैं। हवा बहुत ठंडी है, बहुत ही सुंदर हवा है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक गली है जो मैं कैमरे को ज़रा सा क्लोज़अप करता हूँ। देखिए इस वक्त इसका खालीपन महसूस कीजिए और थोड़ी देर के बाद ये जगमग हो उठेगा। तो यहाँ की जो इमारतें बनी उस वक्त वो काफ़ी ठोस बनी, और चूँकि सब कुछ था इनके पास और वो हौसला भी था कि वो कुछ बड़ा कर सकेंगे, तो इन्होंने, इन देशों ने अपनी इमारतों को बहुत खूबसूरत बनाया, उसे एक ख़ास तरह की पहचान दी, आकार दिया, और उसके पीछे जो वास्तु निर्माण की जो शैलियाँ होती हैं, जो लोग होते हैं, उन्होंने बहुत बहुत सोच के साथ इसे बनाया और आज ये शहर हमारे साथ सामने मौजूद है। तो आप देखिए कि ये फुटपाथ कितना चौड़ा है जिस पर लोग आराम से चल सकते हैं। काफ़ी व्यस्त इलाका है, लेकिन फुटपाथ देखिए या फिर पैदल जो लोग जा रहे हैं उन्हें देखिए आप।
बस के लिए अलग से लेन है और बस इस लेन का काफ़ी आदर होता है। जो बसें यहाँ दिखी हैं मुझे, वो बहुत ही नई तरह की बसें दिखी हैं। आप दिल्ली में ही जाइए, नई बसें दिखती हैं, आई हैं मार्को पोलो बसें, लेकिन वो उतनी चमचमाती हुई नज़र नहीं आती हैं। उनका रखरखाव आपको उस तरह से नहीं दिखेगा जिस तरह से यहाँ लंदन की सड़कों पर चलने वाली डबल डेकर और लाल रंग की बसों को देखकर लगता है। तो इनका रखरखाव है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं, इन बसों का इस्तेमाल करते हैं, पैसा भी निरंतर आता रहता है और लोग उसका लुत्फ़ उठाते हैं। और दिखाने के लिए भी शहर के पास बहुत कुछ है। हम जो कर रहे हैं इस वक्त सड़कों के नाम बदल बदल कर और उसे अपनी आज़ादी मानते हैं, ये औपनिवेशिक मानसिकता से आज़ादी की बहुत सीमित सोच है कि आपने कनॉट सर्कस का नाम राजीव सर्कस कर दिया या फिर औरंगज़ेब रोड का नाम आपने एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया। इससे आप मानसिकता में बदलाव नहीं कर पाते हैं। सड़क का एक नाम भर बदलता है और वो नाम भी आपसे ज़्यादा गूगल मैप की आंटी जपती है, वही ले रही होती है। उस नाम से बहुत ज़्यादा आपके भीतर किसी प्रकार का उद्बोधन होता नहीं है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा जान नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर भी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा आपको देखकर लगता है कि बहुत उसका रखरखाव किया गया है, नई दिल्ली का जो इलाका है। लेकिन इस तरह से आप इस चौराहे पर लगी बत्तियों को देखिए तो कितनी व्यवस्थित तरीके से और सुनियोजित तरीके से लगाई गई हैं कि आप किसी भी एंगल से देखें लाल बत्ती नज़र आती है। ऐसा नहीं कि कोई लाल बत्ती किसी खंबे के पीछे छिप गई हो, किसी साइन बोर्ड के पीछे छिप गई हो या फिर किसी पेड़ के पीछे छिप गई हो और उसके पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला छिपा हो ताकि आपसे चूक हो जाए और आपसे फ़ाइन ली जाए। यहाँ फ़ाइन लेने की भी प्रथा तो है ही, मगर उससे पहले सिस्टम ने अपने आप को इस तरह से पेश किया है कि उसकी तरफ से कोई चूक नज़र ना आए। इस तरह का छलावा आपको इन सड़कों पर नहीं मिलेगा कि आपको लाल बत्ती नज़र नहीं आई और आप क्रॉस कर गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाल बत्ती का बहुत आदर करते हैं। हमारे देश में अब लाल बत्ती का आदर करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल नहीं करते, ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक शहर अपना अनुशासन खुद बनाता है और आप ज़रूर लंदन, दिल्ली या भारत के किसी भी शहर से तुलना करें तो ये ज़रूर देखें कि इस तरह के शहर में आपको चीन, जापान, अफ्रीका, खाड़ी के देशों, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, न जाने कितने देशों के लोग आराम से और अपने दावे के साथ चलते नज़र आते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि काश भारत का भी कोई शहर ऐसा होता जहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप कई तरह के देशों के नागरिकों से टकराते और वो लोग उन शहरों या सड़कों पर दावे के साथ नज़र आते कि हाँ ये उनका है। जैसे लंदन में रहने वाले चीनी लोगों को देखकर लगा कि चीन के बारे में हम कितना कुछ सोचते हैं, जानते हैं, गलत भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन चीन में जो पैसा आया है उस पैसे का लुत्फ़ उठाने के लिए भी लोग उन्हीं पश्चिम के देशों में आए हैं जिन्हें चीन नेस्तनाबूद कर देना चाहता है या जिनसे आगे निकल जाना चाहता है। इसके बाद भी ये शहर अपनी मजबूती से इस तरह से खड़ा है कि जब चीन के लोगों में पैसा आता है तो वो भी रहने के लिए लंदन आते हैं, वो भी देखने के लिए लंदन आते हैं। आप इन तस्वीरों में लंदन की प्रचलित लोकप्रिय टैक्सी को भी देखेंगे और आप देखिए कि इस टैक्सी को किस तरह से लोगों ने मेंटेन रखा है। भारत में भी टैक्सियां पहले चलती थीं काली पीली, लेकिन हमने उन्हें पुरातन मान लिया, ख़राब मान लिया और जल्दी ही सड़कों से विदा कर दिया। तो हम पहचान के नाम पर राजनीति तो करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन तो बना लेते हैं, मगर पहचान को सही तरीके से गढ़ते भी नहीं हैं। वरना अब आप इस फ्रेम में देखिए, ये बस जो जा रही है इस वक्त सुबह के वक्त कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। बिल्कुल साफ़ सुथरी है ये बस और इसका मेंटेनेंस हमारे देश की बसों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो हम ये सीख सकते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं।
ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करते हैं, हाँ ज़रूर इनके अनुपात में हमारे पास कम पैसे हैं, हमारे शहरों के पास कम पैसे हैं, लोग शहरों में टैक्स बहुत कम देते हैं। ख़ासकर ज़िलों में जाएं जो अब बड़े शहर के रूप में विकसित हो रहे हैं, वहाँ भी हाउसिंग टैक्स को लेकर बहुत मारामारी है। ये अलग बात है कि जो पैसा आता है उस पैसे का क्या होता है, किस तरह से लूट हो जाती है नगर पालिकाओं में, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप देखिए कि महसूस कीजिए कि किस तरह से यहाँ की सड़कों को सजाया गया है और जो बैनर पोस्टर लगे हैं उन्हें देखकर आप नहीं कह सकते कि ब्रिटेन अपनी पहचान का दावा कर रहा है, बल्कि ये शहर इस तरह से बना हुआ लगता है या बनाकर रखा गया लगता है जैसे हर कोई आए तो लगे कि वो ये शहर उसका है। तो इस तरह से खूबसूरत दुकानों के बाहर की होर्डिंग वगैरह अगर आप देखें, शटर वगैरह देखें, तो उन्हें एक बहुत ही नियोजित तरीके से गढ़ा गया है, जो आप अक्सर सरल तरीके से पश्चिम की पहचान के रूप में देखते हैं। यह बात सही नहीं है। मुझे लगता है कि इसे काम करने के कौशल, हुनर, उसकी जो दक्षता है उसके रूप में भी देखना चाहिए कि कितने लोग बदल गए होंगे यहाँ की नगर पालिकाओं में, कितने लोग आए गए, लेकिन सब ने मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाकर रखा है। सुबह का ये वक्त है, खाली है, लेकिन इसलिए आप इसे ज़्यादा देख सकते हैं, घूर सकते हैं, निहार सकते हैं। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड की दुकानें हैं। इन्हें ख़रीदने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता और ज़रूरी नहीं कि हम ख़रीदें ही। यहाँ की मूर्तियों को कपड़े बड़े अच्छे पहनाए गए हैं। एक एक काम करने का जो तरीका है वो बताता है कि ब्रांड की कोई भी चीज़ कैसे बनता है। तो आप उसकी जो कलात्मकता है उसको आप निखारते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इस तरह की चप्पलें बनाने वाले लोग नहीं हैं। हो सकता है कि ये चप्पलें हिंदुस्तान के ही किसी शहर से बनकर आती हों, मगर वहाँ पर अगर आप जूते चप्पलों की दुकानों में जाइए तो बहुत सीमित स्टाइल मिलती है। तो पता चलता है कि जो हुनर है उसका काम या तो बाहर जा रहा है या भीतर उसका फ़ायदा उठाने के लिए लोग नहीं हैं। जो लोग कारोबार में हैं उनके भीतर इस तरह की सृजनात्मकता, कलात्मकता नहीं है कि वो एक चीज़ को इतनी खूबसूरत बनाएं कि आंखें ठहर जाएं देखते हुए। हो सकता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसने एक कई सदियों तक लोगों को स्थायित्व दिया है जिसका लाभ सबको मिलता है। व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए कि सरकार बदल जाए, देश बदल जाए और यहाँ रहने वाले नागरिकों का अनुपात उसके हिसाब से बदल जाए, लेकिन फिर भी किसी को ये ना लगे कि वो भारत का है यहाँ पर तो वो अपनी दुकान नहीं खोल सकता, वो चीन या जापान का है तो अपना कारोबार नहीं कर सकता। बहुत से लोगों से बात करते हुए लगा कि कतर के लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ ख़रीदा है और तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी से असुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहचान के नाम पर दक्षिणपंथी राजनीति नहीं है। ब्रेक्सिट में जो लंदन ने किया वो हास्यास्पद ही माना जाता है, लेकिन किस तरह से उसके बारे में अगर आप रिपोर्टिंग पढ़ें तो पता चलेगा कि बहुत सारी गलत सलत जानकारियों पर लोगों ने विश्वास कर लिया और यूरोपियन यूनियन से निकलने का फ़ैसला कर लिया। तो खैर उसके कारणों और उसके असर पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक शहर को देख रहा हूँ जो 16वीं, 15वीं, 14वीं सदी से बनना शुरू होता है और आज 21वीं सदी में इस तरह से खड़ा नज़र आता है। तो ये शायद विंबलडन की कोई दुकान है जहाँ पर लॉन टेनिस खेलने वालों के जूते, कपड़े वगैरह वगैरह मिल रहे हैं। तो अब आप इस शहर को देखिए, जब यहाँ पर लोग चलते हुए नज़र आएंगे और फिर इसी जगह पर आप कैमरे घुमाएंगे तब लोग दिखने लग जाते हैं ज़्यादा
और शहर कम दिखता है। मैं जिस सड़क, दुकानों, इमारत की तरफ जा रहा हूँ उस पर किसी पर 1798 लिखा हुआ है। तो एक ब्रांड है जो 1798 से यहाँ पर है। सोचिए उस वक्त ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे, अपने उत्पादों की पहचान बना रहे थे। हमारे देश में ऐसे बहुत कम उत्पाद नज़र आएंगे जिस पर लिखा होगा। हाँ हैं। एक बार मैंने आपको बताया था कि जौनपुर के पास एक जलेबी वाले हैं जिनके डब्बे पे 1854 या ऐसा कुछ लिखा होता है, 56 लिखा होता है। 1857 के पहले की चीज़ है। पर ऐसी बहुत कम चीज़ें दिखती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अच्छा ये 16वीं सदी से है या 17वीं सदी से है या 18वीं सदी से है। तो नई इमारतें बनी हैं, पुरानी इमारतें बनी हैं। जहाँ नई इमारतें भी बनी हैं वहाँ भी लोगों ने उनमें कुछ पुराना हिस्सा बचाकर रखा है। ये सब चीज़ें सीखने की इसलिए ज़रूरत है कि आप में से बहुत कोई पार्षद बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, लेकिन हम अपने शहरों को करते क्या हैं? नेताजी की तस्वीर लगाकर चारों तरफ से भर देते हैं। इन सड़कों पर एक भी पोस्टर नहीं दिखा जिससे पता चलता हो कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है। इन सड़कों पर प्रधानमंत्री नहीं हैं और ना ही ये शहर प्रधानमंत्री का लगता है। क्या हम मान लें कि इन सड़कों पर इस शहर में सरकार की कोई योजना नहीं चल रही होगी? चली तो रही है, ये सब सरकार ही तो बरकरार रख रही है सारी चीज़ों को। लेकिन ना तो मेयर की तस्वीर नज़र आती है, ना प्रधानमंत्री की तस्वीर नज़र आती है। हम मान सकते हैं, कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम अलग किस्म के देश हैं भी, और हम अपना बाहरी प्रदर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। पर उस बाहरी प्रदर्शन में हम अपने चेहरे का ज़्यादा करने लग जाते हैं, शहर के हिस्से का कम करते हैं। तो आपको भारत से अगर आप तुलना करें तो इस वक्त आप दिल्ली की किसी सड़क पर चल रहे होते तो वहाँ पर धार्मिक आयोजनों के पोस्टर छोटे बड़े, नए पुराने कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ लगे नज़र आएंगे। और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम तरह के मंत्रियों के पोस्टर, योजनाओं के पोस्टर से शहर भरा पड़ा है। ऐसा लगता है कि भारत योजनाओं का शहर है और उन योजनाओं पर दावेदारी का शहर है। इससे अच्छा होता कि उन सड़कों पर उन योजनाओं का कोई स्वरूप इस खूबसूरत तरीके से नज़र आता। सोने चांदी की दुकानें हैं यहाँ पे हंसी भी आती है कि हम लोग किसी तरह यहाँ चले आते हैं, लेकिन बहुत सारे अमीर भारतीय यहाँ आते हैं, रहते हैं और अपने साल का एक बड़ा हिस्सा वो पश्चिम के देशों में इन बेहतरीन चीज़ों का लुत्फ़ उठाने में बिताते हैं। और आपको यही लोग पहचान की राजनीति, धर्म की राजनीति वगैरह वगैरह में झोंक देते हैं और आप उसका हिसाब करने में लग जाते हैं। तो ज़िंदगी की मुश्किलात यहाँ कम नहीं है, हमारे देश की तुलना में कहीं से भी कम नहीं है। मगर इन शहरों को इन लोगों ने एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट के रूप में तो बनाया ही है कि आप कहीं से भी आइए, कैसे भी आइए, लेकिन ये आपको ऐसे ही खड़ा मिलेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि चीन की बंद अर्थव्यवस्था जो है, उसकी अर्थव्यवस्था सही शब्द नहीं है, जो वहाँ की बंद राजनीति है, या आप कह सकते हैं, हम इसे देखते हैं कि वहाँ के प्रेस में आज़ादी नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग भी लुत्फ़ उठाने के लिए पश्चिम के इन देशों में आ रहे हैं और अपने पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने शहरों में रहते, जब उनके पास पैसा है तो लंदन में आकर रहने की क्या ज़रूरत है, या न्यूयॉर्क में आकर रहने की क्या ज़रूरत है? क्या सब कोई काम के सिलसिले में ही आ रहा है? ऐसा नहीं है। इस देश में हज़ार साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं और दुनिया के हर देश से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। भारत के अलग अलग इलाकों से लोग तो अब किसी भी तरीके से यहाँ पर पढ़ने आ रहा है, और बाहर बच्चों को भेजना है, ये अब सबसे ज़रूरी ख़र्चा होता जा रहा है।
इसका कारण ये है कि हमने भारत में एक भी विश्वविद्यालय को इस स्तर का नहीं बनाया। प्राइवेट सेक्टर के भी विश्वविद्यालय बने हैं, उनका नाम रोशन हो रहा है, मगर उनकी अकादमिक क्वालिटी में अभी उतना दम नहीं है। पैसा ही खनकता है, दिखता है कि वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बराबरी कर सकें। तो मैं इसलिए ये सब नहीं कह रहा कि आप कमतर महसूस करें, इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें कि आपको क्या बताया जा रहा है, किस तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं, उन सपनों में नारे कितने हैं, दावे कितने हैं और असलियत कितनी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो उस शहर की बनावट को महसूस करने के लिए निकल जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे हिंदी के दर्शक हैं वो इसे देखें, महसूस करें। बहुत सारे लोग भारत के और ख़ासकर हिंदी प्रदेशों के इलाके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और कुछ बड़ा करते रहे हैं, और यहाँ की साफ़ सफाई की ज़िंदगी का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। पर ये जो शहरीकरण इन पश्चिम के देशों का चला है, उसके इतिहास का एक अलग ही अध्ययन है। उसके अध्ययन करने वाले लोगों की एक लंबी चौड़ी परंपरा है, जो शहर की हर चीज़ का दस्तावेज़ बनाकर रखते हैं। पर आप इस लंदन को देखिए, अक्सर होता ये है कि आप लंदन को या पेरिस को सिनेमा की नज़र से देखने लग जाते हैं, और जो सिनेमा आता है भारत का, वो अपनी कहानियों के लिए कम, इन शहरों की भव्यता को दर्ज करने के लिए ज़्यादा आता है, कि इन शहरों के बहाने उसकी कहानियाँ बहुत सुंदर लगें, आकर्षक लगें। उसका नायक ज़रूर हिंदुस्तानी परिवेश की मुश्किलों से, तनावों से गुज़र रहा होता है, लेकिन वो चल रहा होता है लंदन की इन खूबसूरत सड़कों पर। तो आप तनाव देखते देखते इसकी सुंदरता में खो जाते हैं। तो मैं आपको और क्या क्या बताऊं। कम जानना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक और सड़क पर आपको ले चलता हूं, जहां आपको मैं कुछ दिखा सकूं कि क्या वहां कुछ ख़ास चीज़ है दिखाने के लिए। तो आप देखिएगा, सोचिएगा कि आप अगर मुज़फ़्फ़रपुर में रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, उन शहरों का लोगों ने क्या किया। उन्हीं ज़िलों के कलेक्टर जब अपनी ज़िंदगी के ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं तो यहीं के विश्वविद्यालय में आते हैं, और यहीं की यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जब वो ख़ुद मुज़फ़्फ़रपुर या मुज़फ़्फ़रनगर या पटना या कहीं और के कलेक्टर रहते हैं या फिर सचिव रहते हैं, तो उन विश्वविद्यालयों में जाकर कम देखते हैं। इतने सारे अधिकारी बने और जो वहाँ की ख़राब यूनिवर्सिटी से निकलकर अच्छे मकाम पर पहुँचे, पर उन लोगों में भी मुझे ये जज्बा नहीं दिखता है कि अपने शहर के इलाके के स्कूल कॉलेजों को कोई अच्छी पहचान दे सकें, और लोग जिसमें सबको मौका मिले। अगर हम अवसर की सुनिश्चितता को मजबूत करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, आपको भी होगा, हमको भी होगा। हम सब एक आर्थिक अवसर में समान रूप से भागीदार बनेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आबादी को दोष दिया जाता है, इस शहर में भी कम लोग नहीं रहते हैं। इसके भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उस अनुपात से देखेंगे तो भारत के कई शहरों में कम लोग नज़र आएंगे, भारत के कई शहर लंदन से पीछे नज़र आएंगे। तो हम आबादी का हर बार बहाना बना लेते हैं, लेकिन यहाँ भी तो आबादी है। यहाँ भी दिन के वक्त खचाखच सड़कें भर जाती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन एक आर्थिक गतिविधियाँ बनाकर रखा गया है, इसकी व्यवस्था बनाकर रखी गई है। अब इस इमारत को देखिए, इसे तो कभी किसी ने इस वजह से नहीं तोड़ा कि इसके पीछे औपनिवेशिक शोषण रहा है। ज़रूर पश्चिम के देश अब माफ़ी मांगते हैं, औपनिवेशिक देशों में जो उन्होंने अत्याचार किए हैं उसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, और उन्होंने उन देशों के लोगों को उसी तरह से स्वीकार भी किया अपने यहाँ, और अवसरों का लाभ उठाने भी दिया है, जिससे कई बड़े लोग, उद्योगपति, अमीर लोग
भारत के यहाँ आकर या पाकिस्तान या श्रीलंका के लोग यहाँ आकर बने हैं, तो हमें ज़रूर अपने अतीत के अत्याचारों का अध्ययन करना चाहिए, तोड़ना, मिटा देना और इस तरह की बेवकूफ़ियों से बचना चाहिए। एक दिन अगर आप सारी पुरानी इमारतों को ध्वस्त कर देंगे तो नया तो आपने कुछ बनाया नहीं, और नया जो बनाया है वो क्या है, उसकी मौलिकता क्या है, ये अगर आप इस नज़र से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक दुकान तोड़कर आप मॉल ही बना रहे हैं, जिस मॉल की अवधारणा आई कहीं और से है। तो आप अपनी राजनीति को ठीक से समझिए, होश में रहिए कि सड़कों के नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदलता है। इतिहास के प्रति आपकी समझ बदलती रहे, इसके लिए इतिहास को पढ़ना पड़ता है, और इसके लिए इतिहास में जो तरह तरह के दावे किए जाते हैं, नए नए शोध आते हैं। नमस्कार जी, आप कैसे हैं? हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सरदार जी इस गाड़ी में जा रहे थे, लगता है ये मेरा YouTube चैनल देखते होंगे। तो खैर, काम के प्रति देखिए जिम्मेदारी कि वो गाड़ी से नहीं उतरे और चले गए। तो मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, और कुछ अगर नई जानकारी होगी तो ज़रूर बताऊँगा। ये आपने देखा होगा कि मैंने इन शहरों की व्यवस्था को बताते हुए सिर्फ़ आपके अंदर ये उत्सुकता पैदा करने की कोशिश की है कि आप भी भारत के शहरों के बारे में कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा सोचिए, ऐसे ख्वाब पालिए कि हम भी ऐसा क्यों नहीं बना सकते हैं। बना भी रहे हैं, लेकिन इन उत्पादों के सामने, इनके ब्रांड के सामने, ये सब ग्लोबल ब्रांड बने हैं। कहाँ हैं हमारे अपने ब्रांड? ज़रूर एक दो दिखाई देते हैं, मगर ज़्यादातर तो इन्हीं देशों के ब्रांड मुझे यहाँ पर नज़र आए। और इस सड़क पर अब और ज़्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि कई बार आप वीडियो देखने जाते हैं तो बहुत उत्सुकता और सोचते हैं कि इसमें कोई तड़क भड़क चीज़ होगी। हर बार किसी वीडियो को देखने का ये नज़रिया सही नहीं है। आपको कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए भी ठहरना चाहिए। तो आप देखिए कि एक शहर में जब आप आते हैं तो शहर में किस तरह से खो जाते हैं। मैं अब विदा लेता हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।